Hello friends, welcome to my new YouTube channel Nursing Abhisa. So today's I have discussed about peptic ulcer और gastric and duodenal ulcer. So देखते हैं आगे कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। पेप्टिक अल्सर का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। पेप्टिक अल्सर इज ए अल्सरेटिव डिसऑर्डर ऑफ GIT। मतलब जो पेप्टिक अल्सर होता है ये अल्सरेटिव डिसऑर्डर होता है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। अकर ड्यू टू डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ HCl एसिड एंड पेप्सिन एंड लीड्स टू इरोजन ऑफ GI म्यूकोसा। मतलब ये क्या करता है, ये अकर करता है हमारे जो डाइजेस्टिव एक्शन होता है HCl एसिड एंड पेप्सिन का जो सिक्रेशन होता है वो क्या होता है एक्सेसिव मात्रा में सिक्रेशन होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे GI म्यूकोसा में क्या होता है, इरोजन हो जाता है यानी अल्सर हो जाता है। तो पेप्टिक अल्सर क्या है, एक अल्सरेटिव डिसऑर्डर होता है हमारे GI ट्रैक्ट का, जो क्या करता है HCl एसिड एंड पेप्सिन का एक्सेसिव मात्रा में सिक्रेशन होने की वजह से हमारा जो GI म्यूकोसा है उसमें अल्सर कॉज हो जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स में हम लोग इसमें दो टाइप्स के हैं, एक है क्रोनिक अल्सर एंड एक है एक्यूट अल्सर एंड क्रोनिक अल्सर। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक्यूट अल्सर। Acute ulcer is a superficial erosion of GI mucosa with acute inflammation. It has a short duration and may be treated easily. जो acute अल्सर होता है ये एक सुपरफिशियल इरोजन होता है GI म्यूकोसा का। मतलब हमारे GI म्यूकोसा में जो सुपरफिशियल लेयर होता है उसमें इरोजन, मतलब उसमें क्या होता है अल्सर कॉज हो जाता है विथ एक्यूट इन्फ्लामेशन, यानी उसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन बोले तो बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है और इट हैज़ ए शॉर्ट ड्यूरेशन एंड मे बी ट्रीटेड ईजिली। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, मतलब बहुत कम समय तक रहता है और इसका ट्रीटमेंट हम लोग ईजिली कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग क्रोनिक अल्सर। क्रोनिक अल्सर हैज़ ए प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन एंड नॉट टू बी ट्रीटेड ईजिली। जो क्रोनिक अल्सर होता है ये क्या होता है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत लंबे समय तक रहता है और इसका ट्रीटमेंट हम लोग ईजिली नहीं कर सकते हैं। द इरोजन थ्रू द मस्कुलर वॉल इज मेन साइन ऑफ क्रोनिक अल्सर। अगर हमारे मस्कुलर वॉल में इरोजन हो रहा है, यानी इरोजन मतलब हमारा जो मस्कुलर वॉल्व होता है उसमें अगर अल्सर कॉज कर रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सर अकॉर्डिंग टू लोकेशन, यानी लोकेशन के अकॉर्डिंग मतलब अल्सर का क्लासिफिकेशन किया गया है। देखते हैं कितने टाइप के, ये दो टाइप के हैं, एक गैस्ट्रिक अल्सर है, एक ड्यूडेनल अल्सर है। तो पहला हम लोग देखते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय ए नॉर्मल टू लो सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन एसिड। द बैक डिफ्यूजन ऑफ एसिड इज ग्रेटर विथ क्रोनिक अल्सर। यानी जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है ये गैस्ट्रिक अल्सर कैरेक्टराइज बाय नॉर्मल टू लो सिक्रेशन। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमारा HCl एसिड होता है उसका सिक्रेशन जो होता है नॉर्मल से लो सिक्रेशन होने लगता है और जिसकी वजह से बैक डिफ्यूज़न हो जाता है एसिड का, ग्रेटर देन लोअर डिफ्यूज़न में हो जाता है, ग्रेटर देन लोअर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रोनिक अल्सर कॉज हो जाता है। दिस टाइप ऑफ अल्सर मोस्टली प्रेजेंट इन वुमेन देन मेन। और ये जो इस टाइप के अल्सर जो होते हैं, जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है, ये ज़्यादातर करके वुमेन में देखे जाते हैं, मैन में बहुत कम देखे जाते हैं। मैन के मुताबिक वुमेन में ज़्यादा देखे जाते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर इस कैन अकर in any part of stomach but most commonly found in lesser curvature close to antral junction। मतलब जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है ये क्या होता है, मोस्टली मतलब किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर करके मतलब जो लेसर कर्वेचर होता है, लेसर कर्वेचर जहाँ क्लोजिंग एरिया होता है, एंट्रल जंक्शन जहाँ होता है वहाँ पर ये ज़्यादातर करके कॉज होते हैं जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं ड्यूटेनल अल्सर। ड्यूटेनल अल्सर क्या होता है, द ड्यूटेनल अल्सर इज़ प्रेजेंट इन ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनल अल्सर होता है ये हमारे ड्यूडेनम में प्रेजेंट होते हैं। इट में अकर एट एनी एज बट मोर इंसिडेंट
more incident are found between 35 and 45 years of age। मतलब ये किसी भी एज में कॉज कर सकता है जो ड्यूडेनल अल्सर होता है, लेकिन मोर इंसिडेंट ज़्यादातर करके जो 35 से 45 ईयर्स के बीच में होते हैं उन्हें ज़्यादा ही होने के चांसेस होते हैं। अकाउंटेड अबाउट 80% ऑफ ऑल पेप्टिक अल्सर। और मतलब 80% ऑफ ऑल पेप्टिक अल्सर मतलब पॉपुलेशन में अब तक के 80% मतलब पेप्टिक अल्सर देखे गए हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विथ ए हाई सिक्रेशन ऑफ HCl। और इसमें क्या होता है, HCl का बहुत ज़्यादा हाई सिक्रेशन होता है। ये है पेप्टिक अल्सर का डायग्राम। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा एसोफेगस और ये है एसोफेजियल अल्सर। एसोफेजियल अल्सर क्या होता है, हमारा जो एसोफेगस ये होता है, ये एसोफेगस है, इसके बीच में जब अल्सर कॉज होता है तो हम लोग उसे एसोफेजियल अल्सर कहते हैं। और ये होगा लेसर कर्वेचर, ये लेसर कर्वेचर है जहाँ पर ये मतलब जो गैस्ट्रिक अल्सर था ये ज़्यादातर करके लेसर कर्वेचर जैसे देख रहे हैं, और यहाँ गैस्ट्रिक अल्सर कॉज हुआ है। तो ये क्या करता है, मतलब लेसर कर्वेचर के क्लोजर पर ही क्या होता है, कॉज होता है गैस्ट्रिक अल्सर। और ये है ग्रेटर कर्वेचर और ये है लेसर कर्वेचर। और ये है पाइलोरिक स्पिंचर। ये पाइलोरिक स्पिंचर होता है जब हमारा जो डाइजेशन होता है उसके हिसाब से क्या होता है, जब हम डाइजेशन के दौरान ये क्या होता है, क्लोज एंड ओपन होता रहता है। फिर यह है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर यह है ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर ये ड्यूडेनल एरिया है जिसमें अल्सर अगर यहाँ कॉज हो रहा है तो यहाँ पर ड्यूडेनल अल्सर, ये मतलब यहाँ पर जब कॉज होता है तो इसे ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एटियोलॉजी। पहला आता है GIT डिसऑर्डर यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इसमें पहला आता है सिरोसिस ऑफ लीवर। जो सिरोसिस ऑफ लीवर होता है ये मल्टीपल कॉज से होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस B की वजह से होता है, या अल्कोहलिक लीवर डिसऑर्डर की वजह से होता है, या फैटी लीवर डिसऑर्डर की वजह से होता है। तो सिरोसिस ऑफ लीवर जो होता है इसकी वजह से भी जो हमारा मतलब पेप्टिक अल्सर है ये कॉज होता है। फिर क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज, यानी बहुत ज़्यादा पैनक्रियाज में क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन होने की वजह से भी पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। फिर एलिवेटेड सीरम गैस्ट्रिन लेवल, जब हमारा सीरम गैस्ट्रिन लेवल एलिवेटेड हो जाता है उसकी वजह से कॉज होता है। जैसे सीरम गैस्ट्रिन लेवल आल्सो नोन एज, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर गैस्ट्रेनेमिया भी हम लोग इसे दूसरे नाम से जानते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो पैनक्रियाज और ड्यूडेनम होता है उसमें क्या हो जाता है, ट्यूमर कॉज होने लगता है। फिर उसके बाद में क्रोनिक गैस्ट्राइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक रीजन, जब हमारे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक रीजन में हमारे इन्फ्लामेशन हो जाता है उसकी वजह से मतलब पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अपर जीआई हेमरेज यानी अपर जीआई हेमरेज हमारे स्टमक में मतलब हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जो इसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम होता है उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से अपर जीआई हेमरेज कॉज हो जाता है और इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर भी कॉज होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइफ स्टाइल एंड बैड हैबिट। लाइफ स्टाइल एंड बैड हैबिट में पहला आता है सिगरेट स्मोकिंग। मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोई पर्सन सिगरेट स्मोक कर रहा है तो उसकी वजह से भी होने के चांसेस होते हैं। फिर क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज़, अगर कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहा है उसकी वजह से भी उसे पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्सेसिव टी एंड कॉफ़ी इंटेक। मतलब कोई पर्सन है जो एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी एंड चॉकलेट का सेवन कर रहा है उसकी वजह से भी उसे पेप्टिक अल्सर हो सकता है। स्पाइसी डाइट यानी अगर वो अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा तीखा खा रहा है, तीखा ले रहा है, स्पाइसी ले रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर हार्मोनल फैक्टर में हम लोग देखते हैं, हार्मोनल फैक्टर में सबसे पहला है हाइपरथायरॉयडिज्म। जब हमारे थायराइड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन का जब एक्सेसिव सिक्रेशन होने लगता है उस कंडीशन को हम लोग हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं, और इसकी वजह से भी क्या होता है, पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। नेक्स्ट है हाइपरप्लेसिया एंड एडेनोमास ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। मतलब जो हाइपरप्लेजिया मतलब होता है इनलार्जमेंट ऑफ द एनी ऑर्गन, मतलब किसी ऑर्गन का इनलार्जमेंट हो जाना उसे हाइपरप्लेजिया कहते हैं। एंड एडिनोमास मतलब होता है
टिश्यू का अबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ करना। मतलब इसमें यही है कि जो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी जो होगा, इसका जो साइज़ होगा वो लार्ज हो जाता है। पैरा हाइपरप्लेजिया मतलब इस कंडीशन को कहते हैं। और जो एडिनोमास होता है, इसमें क्या होता है, इसमें मतलब नॉन कैंसरस सेल जो होते हैं ग्रोथ करने लगते हैं इस कंडीशन में, पैराथायरॉयड ग्लैंड में एंड एड्रिनल कॉर्ड एंड एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो क्या होगा, इसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर में हम लोग देखते हैं, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। और नेक्स्ट देखेंगे एंजाइटी, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहता है तो उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। और इन्फेक्शन में हम लोग देखेंगे एस पायलोटिक इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है। साइटोमेगाली वायरल इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है। फिर उसके बाद में हम लोग ड्रग में देखते हैं यूज़ ऑफ ड्रग, मतलब कौन कौन सा ड्रग यूज़ करने से हमें पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। एक होता है एस्पिरिन जो होता है, इसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर कॉज होता है। और NSAIDs मतलब नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, फॉर एग्ज़ाम्पल आइबुप्रोफेन, मतलब कोई एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भी होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है ये भी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, इसकी वजह से भी मतलब क्या होता है, पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। और रेस्पिरिन मेडिसिन जो होता है, इसकी वजह से भी क्या होता है, पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अदर फैक्टर, कि अदर फैक्टर में क्या क्या आता है। अदर फैक्टर्स में वीक इम्यून सिस्टम, अगर किसी पर्सन का वीक इम्यून सिस्टम है उसकी वजह से भी कॉज हो सकता है। फैमिलियर हिस्ट्री, अगर फैमिलियर हिस्ट्री किसी पर मतलब फैमिली में किसी को ऐसे गैस्ट्रिक अल्सर था तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कॉज होता है। ब्लड ग्रुप की वजह से कॉज होता है, जैसे कि ओ ब्लड ग्रुप इज़ मोर ससेप्टिबल टू पेप्टिक अल्सर देन अदर्स, मतलब जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो मोर ससेप्टिबल होते हैं, मतलब ज़्यादातर करके उन्हें पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं देन अदर्स। अदर ब्लड ग्रुप से ज़्यादातर करके ओ ब्लड ग्रुप वालों को पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं। और क्रोनिक किडनी डिजीज़, अगर किसी पर्सन को क्रोनिक किडनी डिजीज़ है तो उससे भी मतलब क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, इसकी वजह से भी क्या होता है, पर्सन को पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है। फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से भी क्या होता है, पर्सन को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन एंड सिम्टम्स। तो पेशेंट को पेन होगा, पेन क्यों होगा, इट गैस्ट्रिक अल्सर इट अकर 1 to 2 hours आफ्टर ए मील, इफ़ पेनिट्रेटिंग अल्सर एग्रीवेशन और डिस्कम्फर्ट, मतलब क्या होगा, जब पर्सन जो होगा उसे खाने के 1 से 2 घंटे बाद क्या होगा, उसे पेन मतलब उसके अल्सर में उसे पेन महसूस होगा, जिसकी वजह से उसे 1 या 2 घंटे बाद मतलब पेन होना स्टार्ट होगा। क्योंकि जो मतलब जो पेप्टिक अल्सर होता है उसके अल्सर को क्या करेगा, ये जो जब डाइजेशन के समय क्या करेगा, उसे पेनिट्रेट करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, पेन क्रिएट होगा। और ये गैस्ट्रिक अल्सर में होता है, 1 से 2 आवर्स बाद खाने के बाद गैस्ट्रिक अल्सर में पेन स्टार्ट होता है। इन ड्यूडेनल अल्सर पेन अकर 2 to 4 hours आफ्टर मील एंड मिड मॉर्निंग, मतलब जो ड्यूडेनल अल्सर होता है इसमें पेन कब होता है, 2 से 4 घंटे बाद, खाने के 2 से 4 घंटे बाद पेन होता है और मिड मॉर्निंग में होता है। लोकलाइज टेंडरनेस भी उसे हो सकता है पेशेंट को। फिर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया हो सकता है, यानी हार्ड स्टूल या फिर लूज स्टूल हो सकता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पायरोसिस यानी बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक एंड इसोफेगस। पायरोसिस एक टर्म होता है जिससे जैसे कि बर्निंग सेंसेशन, अगर मतलब बर्निंग सेंसेशन यानी जलने जैसे सेंसेशन हमारे स्टमक में या फिर इसोफेगस में होता है, उस टर्म को हम लोग पायरोसिस कहते हैं। तो ये भी उसके साइन सिम्टम्स में आता है। फिर मेलेना यानी ब्लैक स्टूल
होगा उस पेशेंट को ब्लैक स्टूल क्यों होगा, क्योंकि उसका अपर जीआई हेमरेज हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से उसे मेलेना हो रहा है, मतलब ब्लैक स्टूल हो रहा है। फिर उसके बाद में उस पेशेंट का वेट लॉस होगा, क्योंकि वो अच्छी तरीके से खा नहीं पाएगा। फिर जनरल डिस्कम्फर्ट उस पेशेंट को होगा, फटीग होगा। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग देखते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, ये सब हम लोग उसकी क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन में करेंगे। और फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम लोग इसमें मेनली क्या करेंगे, मेनली हम लोग इसमें उसके मतलब अब्डोमेन का एग्जामिनेशन करेंगे, क्योंकि उसके मतलब जो स्टमक है उसके अब्डोमेन एरिया में होता है, इसलिए हम लोग इसमें मेनली फोकस अब्डोमेन पे करेंगे। फिर कंप्लीट ब्लड टेस्ट करेंगे, अपर जीआई एंडोस्कोपी विद बायोप्सी, मतलब अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे बायोप्सी के साथ साथ। जो एंडोस्कोपी होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके जीआई को, अपर जीआई को क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। एक ट्यूब को इंसर्ट करके उसमें कैमरा लगा रहता है, और जो बायोप्सी होती है उसमें क्या करते हैं, हमारा जो स्टमक होता है, अपर जीआई होता है, उसमें क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा स्किन पार्ट लेकर क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं उसके डिजीज़ कंडीशन का पता लगाने के लिए। एंड अपर जीआई बैरियम कॉन्सेप्ट स्टडी, मतलब अपर जीआई बैरियम कॉन्सेप्ट स्टडी हम लोग इसलिए करते हैं, क्योंकि जब हम लोग पेशेंट को बैरियम मतलब क्या करते हैं, इसमें पेशेंट को हम लोग बैरियम घोल कर पिला देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो अपर जीआई ट्रैक है वो क्या होता है, प्रॉपर विजुअलाइजेशन होता है, और हमें पता लगा सकते हैं कि उसका जो अल्सर कॉज हुआ है वो किस एरिया में हुआ। फिर लीवर एंजाइम्स हम लोग कराएंगे टेस्ट में, फिर उसके बाद में सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स स्टडी कराएंगे, फिर सेरोलॉजिकल टेस्टिंग कराएंगे, फिर स्टूल एग्जामिनेशन कराएंगे।